हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के नोट्स के ऊपर। पूरा डिस्कशन रहेगा। आपको क्या करना है, पहले आपको जो भी चैप्टर का मैं अभी बताऊंगा तो उसको पढ़ के आना है, उसके बाद ही ये नोट्स के ऊपर आइएगा, ठीक है। पहले ही नोट्स मत कीजिएगा, क्योंकि जो फ्लो रहता है, देखिए आपको अगर आपको मूवी देखना है और आपको मैं बताऊं कि ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, तो उतना मजा नहीं आएगा और उतना रिटेंशन भी नहीं होगा। तो इसलिए पहले आप वो पूरा चैप्टर पढ़िएगा, ठीक है। एक दिन लग सकता है, मे भी ज्यादा टाइम लग सकता है कभी, मतलब एक 10-10 पेजेस तो भी पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद इधर आइएगा, ठीक है। अभी पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। पहली बात तो ये है कि हम 11th स्टैंडर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क है, इसका अगर आप पिछले भी है, इसका पीडीएफ मैं शेयर करूंगा आपसे, पर अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, ठीक है। तो इसके पिछले भी वीडियोस है, मतलब पिछले वीडियोस ही बोल रहा हूँ, इसके पिछले स्टैंडर्ड्स के भी है नोट्स, तो वो भी आप पढ़ सकते हो अगर जरूरत पड़ी तो। मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको अगर लग रहा है कि भाई कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तब आप पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अभी पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन है ही क्यों, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन है ही क्यों, हम हमारी जरूरत क्या पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की। It is necessary to understand that the entire structure of the government and various principles that bind the constitution of the government have their origin in the Constitution of India. अभी इसमें इसका मतलब क्या हुआ, देखो। अगर हमें पूरा स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का और उसके पीछे के प्रिंसिपल्स को अगर देखा जाए, तो ये दोनों प्रिंसिपल्स और गवर्नमेंट कैसे बाइंड करते हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट को, तो वो समझने के लिए ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हमें जरूरत क्यों पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हम समझते हैं पहले। नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। अभी इसका क्या मतलब हुआ। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कोऑर्डिनेशन और अश्योरेंस। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना। अश्योरेंस मतलब क्या, अश्योरेंस देना कि भाई हाँ मैं हूँ, तुम टेंशन मत लो। अब इसका अभी जस्टिफिकेशन देखते हैं इसमें क्या है। इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ऐसा आ सकता है, पर ऐसा नहीं है। कम से कम जितना कोऑर्डिनेशन रहेगा उतना अच्छा रहता है। हम ज्यादा एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करेंगे तो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। अगर एक बैलेंस बना के रखे कि भाई ये इतना रहना चाहिए, इतना ही डिस्टेंस तक रहना चाहिए, आपकी जो बाउंड्रीज है वो यहाँ तक है, आपके रूल जो है यहाँ तक ही है, तो वो होता है बेसिक रूल जो रहेंगे। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बेसिक रूल है, एक सेट ऑफ बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है। मिनिमल कोऑर्डिनेशन ये की टर्म है, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। अमंग्स मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, हमें लग सकता है कि ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेशन रहेगा, पर ऐसा नहीं। For minimal degree of coordination, any group will need some basic rules that are publicly promulgated and known to all members. अभी समझो किसी ग्रुप को बताया गया कि भाई कुछ बेसिक रूल्स है, वो पब्लिकली और सभी मेंबर्स को जानना चाहिए। Enforcement of rules, their enforcement gives an assurance to everybody that others will follow this and there will be no there will be punishment for not following them. अभी enforcement of rules, अगर कोई कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा तो उसकी पनिशमेंट होगी। अगर ये सभी मेंबर्स को बताया गया तो अच्छे से ये फॉलो हो सकता है। पहला पॉइंट क्लियर है, पहला पॉइंट ये था, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था। अभी सेकंड देखते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। अभी देखो, डिसीजन लेना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि भाई आप में से कौन डिसीजन लेगा और कौन किसके पास ज्यादा पावर है डिसीजन लेने की सोसाइटी में, तो वो डिटरमाइन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरी तरह अच्छी तरह से स्पेसिफाई करता है कि हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी एंड डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या, अभी देखिए, ये स्पेसिफाई करता है, कौन स्पेसिफाई करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि पावर टू मेक डिसीजंस किसके पास रहेगी सोसाइटी में, और ये डिसाइड करेगा कि गवर्नमेंट को कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, मतलब गवर्नमेंट कैसी बनाई जाए। इट इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। वही बोला, ये बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की। भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या रहने चाहिए कि स्टेट में वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे या फिर गवर्न करेंगे। स्पेसिफाइज द बेसिक अलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी, डिसाइड्स हु विल मेक द लॉस। अभी लॉ कौन बनाएगा वो भी स्पेसिफाई किया गया है इसमें। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट गेट्स डिसाइड टू लॉज एंड पॉलिसी। अभी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो लॉ कौन बनाता है या फिर पॉलिसीज कौन बनाता है, तो किसको काम दिया गया है, पार्लियामेंट। आपने देखा रहेगा एक संसद रहती है बड़ी, अभी नया आर्किटेक्ट बना गया सर्कल में, बहुत सही शानदार किया है उन्होंने आर्किटेक्ट। तो उसमें डिसाइड करते हैं लॉज क्या रहेंगे, पॉलिसीज क्या रहेंगे। इधर तक क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकंड पॉइंट क्लियर है, ये सेकंड पॉइंट था, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। थर्ड, इस पर बार बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछते रहता है, ठीक है। लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी ये क्यों, अभी आपने तो बोला कि गवर्नमेंट के पास पावर है बनाने की लॉस, तो लिमिटेशंस क्यों लगा रहे। अभी देखो, कोई भी स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हो ना, तो ऐसा मत पढ़िए कि पढ़ने के लिए, हम अखबार नहीं पढ़ रहे, ठीक है, ये यूपीएससी है। इधर व्हाई एंड हाउ क्लियर रहा तब तक आपको क्वेश्चन समझेगा ही नहीं। और क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए जाते हैं ताकि आपकी जो थिंकिंग है वो ज्यादा डेवलप हो। आपको क्रिटिकल थिंकिंग भी और पॉजिटिव थिंकिंग भी दोनों भी आनी चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब है कि आप अगर किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो, समझो मेरे लेक्चर्स मुझे पसंद मतलब आपको पसंद नहीं आ रहे,
तो आप सीधी मतलब कुछ भी बोलोगे कि भाई सीधे से नहीं पढ़ा रहा, ये नहीं पढ़ा रहा। अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई आपको क्या कमियां लग रही है और मैं उसमें क्या सुधार करूं, तो आपको ये बताने आना चाहिए। उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो आप किसी चीज को, आप लेके कंस्ट्रक्टिव बातें कर रहे हो। क्रिटिसिज्म तो है, मतलब अभी आपने गवर्नमेंट से बोला कि भाई आपके जो रोड्स है वो अच्छे से नहीं बन पा रहे, तो ये ठीक है, हुआ क्रिटिसिज्म। तो आपने क्या बोलना चाहिए, भाई इसके बदले आपने प्लास्टिक्स, फ्लाई ऐश का यूज करके आप कंस्ट्रक्शन रोड का बना सकते हैं, तो उससे पोल्यूशन भी कम होगा, और जो पोल्यूटेड वेस्ट है वो यूटिलाइज करके आप कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड की क्वालिटी भी बिल्डअप अच्छी होगी। तो ये होगा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अभी लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट क्यों करना है, क्यों जरूरी लगता है, तो इसके लिए पहले हम देखते हैं नीड। जरूरत क्यों पड़ी। इफ लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन प्रोसीजर आर फाउंड टू बी इनजस्ट एंड फेयर। अभी देखो, जरूरी नहीं कि सभी गवर्नमेंट के लॉज जो भी रहेंगे वो अच्छे रहेंगे, फेयर भी रहेंगे और जस्ट भी रहेंगे। जस्ट इन द सेंस जस्टिस देने वाले, या फिर किसी को भेदभाव नहीं करने वाले। अनफेयर मतलब किसी को फेवर कर रहे, किसी को अनफेवर कर रहे, तो वो होगा। तो इसके बदले अगर एक लिमिटिंग फोर्स रहा, मतलब एक दबाने वाली ताकत रही कि भाई आपकी जो पावर जो सीमित है, तो ये ज्यादातर ये दबा सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के जो भी प्रोसीजर्स है या फिर कुछ भी लॉज बनाते हैं गवर्नमेंट, तो उसको दबाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, अगर उसके अनजस्ट या अनफेयर होते हैं तो। इट सेट्स सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इंपोज ऑन इट्स सिटीजन। दिस लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट द गवर्नमेंट विल नेवर ट्रांसग्रेस देम। अभी वही बात होगी, गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर्स रहती है अगर बात की जाए सिटीजन के ऊपर लादने की। गवर्नमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ तो लिमिट होनी चाहिए, ताकि सिटीजन का जो भी फ्रीडम है तो वो बचाए रखे। इसलिए डीपीएसपी लाया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि डायरेक्शन दिए जाए स्टेट्स को कि भाई आपको एक सर्टन, सॉरी, फंडामेंटल राइट लिए गए थे, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिटीजन की फेवर में रहता है, गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई आपके जो सिटीजन है उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, ज्यादा इंपोज नहीं कर सकते, एक लिमिट रखते हैं फंडामेंटल सेंस में, ताकि गवर्नमेंट ज्यादा ट्रेसपास ना करे, उसके अंदर ज्यादा इंटरफेयर ना करे। इधर तक क्लियर है। It specifies certain fundamental set of laws possessed as citizen which no government can never be allowed to violate, such as protection from being arrested arbitrarily। अभी देखिए, जैसे मैंने बताया, कुछ कुछ जो है फंडामेंटल राइट्स, अभी हम पढ़ेंगे आगे फंडामेंटल राइट्स, तो कुछ कुछ सर्टन फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमारे सिटीजन को, ताकि जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा वायलेट ना कर पाए हमारे कुछ भी इसमें। मतलब क्या, अगर समझो आपने दृश्यम तो देखा रहेगा, तो वो अ, बुजुर्ग लोग आते हैं विजय साड़गांवकर के पास, कि बोलते हैं कि हमारे बेटे को उठा के किधर तो छुपाया गया है और हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो ये विजय बोलता है कि भाई आप हबियस कॉर्पस क्यों नहीं यूज करते कोर्ट में जाके। ये एक फंडामेंटल रिट है, ठीक है, राइट है, उसमें एक रिट्स का यूज किया जा सकता है ताकि आपकी जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो बचा सके। तो ये इशू करते हैं, और सीधा इसमें क्या रहता है हाबियस कॉर्पस में, टू हैव अ बॉडी। हैव अ बॉडी इन द सेंस कि अगर आपने कोई गुनाह किया है तो कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा और उसको कबूल करना पड़ेगा कि भाई सच में पुलिस के पास उतने प्रूफ है क्या, उसने उतने गुनाह किए। अगर नहीं किए तो उसे छोड़ा जाएगा, तो उसे छोड़ा जाता है, क्योंकि उसके पास कुछ बेसिक प्रूफ रहता भी नहीं है। तो ये होता है अगेंस्ट, अब ये प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड आर्बिट्रली, तो ये एग्जांपल हुआ फंडामेंटल राइट्स ये है। सिटीजंस विल नॉर्मली हैव द राइट टू सम बेसिक लिबर्टीज, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, कंसाइंस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अभी देखो, सिटीजंस के पास भी कुछ ना कुछ तो फ्रीडम रहना चाहिए ना, कुछ कुछ बेसिक लिबर्टीज होनी चाहिए, जैसे कि स्पीच का, अभी मैं जैसे बात कर रहा हूँ उसका फ्रीडम है। कंसाइंस का मतलब मेरी आत्मा का, एसोसिएशन का, कंडक्ट का, ब्रेड करने का, बिजनेस करने का, तो कुछ ना कुछ तो बेसिक लिबर्टी है। फिर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस व्हेन दीज राइट्स मे बी विथड्रॉन। अभी देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि अभी अभी समझो इमरजेंसी लग गई है, वॉर चल रहा है, और आप बोलोगे मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहे हैं, मुझे घूमना है। अभी वॉर चल रही है, घूमना है, तो कुछ कुछ राइट्स ऐसे हैं जो लिमिट कर सकते हैं ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इमरजेंसीज। कौन से इमरजेंसी है, आ जाओ बॉस, दिखा दूंगा आगे के चैप्टर्स में, ठीक है, डोंट वरी। एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। अभी देखिए, अभी ये कौन सा पॉइंट था, थर्ड हो गया था हमारा, अभी ये फोर्थ पॉइंट है। एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी मतलब क्या, अभी जो भी सोसाइटी के गोल्स रहेंगे, कुछ ना कुछ तो चाहेगी ना सोसाइटी की, हमें हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, या फिर हमारा ये गोल है, तो उसको फुलफिल करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन मदद करता है। इवन गवर्नमेंट थ्रू आता है कि ये एस्पिरेशन जो है सोसाइटी के, वो फुलफिल हो जाए, और एक कंडीशन जो है वो जस्ट सोसाइटी की हो जाए, मतलब न्याय वाली सोसाइटी मिलनी चाहिए। Most of the older constitutions limited themselves largely to allocating decision making power and setting some limits to government power। अभी जो भी पुराने कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन्होंने लिमिट किया है उनके themselves largely to allocating decision making power पर। उन्होंने बोला है कि जो लिमिटेशन है वो डिसीजन मेकिंग पावर पर होनी चाहिए, और कुछ कुछ गवर्नमेंट पावर पर भी लिमिट्स लाने चाहिए, ठीक है। सोसाइटीज विद डीप एंट्रेंस inequalities of various kinds will not have to set limits on the power of government, but they will also enable empower government to take positive measures to overcome fear। अभी देखो, अभी ऐसी बात भी नहीं है कि सोसाइटीज बोलेंगे कि भाई हमें रेस्ट्रिक्ट ही करना चाहिए गवर्नमेंट्स को, किधर भी पावर के जो भी लिमिट है वो उधर ही करना चाहिए।
तो सोसाइटी एम्पावर भी करती है गवर्नमेंट्स को कि भाई तुम अच्छे मेजर्स भी लो, जैसे कि इनइक्वालिटी का या फिर डिस्क्रिमिनेशन का या फिर जो भी रहेगा, जो भी नेगेटिव ट्रेड्स हैं हमारे सोसाइटी के, सोशल इल्स बोलते हैं उसे, तो उसे निकालने की भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, वहां पर भी इनेबल करता है कॉन्स्टिट्यूशन। अभी एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया एस्पायर्स टू बी सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड दिस इज द गवर्नमेंट विल हैव टू एम्पावर टू टेक ऑल द नेसेसरी। अभी जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट को पावर करता है कि भाई ये फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, ऐसे सोसाइटी एस्पायर करती है, तो गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है कि वो ऐसे नेसेसरी स्टेप्स उठाए ताकि ये गोल अचीव हो। The government makers thought that each individual in society should have all that necessary for them to lead a minimum dignity and social respect, minimum material well-being, education. So the Indian constitution was to take positive welfare measures. वही वही बात होगी, वही एक्सटेंड किया है उन्होंने कि भाई पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स लेने चाहिए, जैसे कि हमारा कम से कम मटेरियल वेलबींग हो और ज्यादा से ज्यादा हमारा एजुकेशन या फिर जो भी सेल्फ रिस्पेक्ट या सोशल रिस्पेक्ट की बात की जाए तो उसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे हमारी लाइफ हो, और कुछ भी लीगली एनफोर्सेबल है। लीगली एनफोर्सेबल मतलब क्या, अगर कोई वायलेट होता है कोई लॉ या फिर कोई भी राइट, तो आप सीधी तरह कोर्ट्स जा सकते हो। लीगली एनफोर्सेबल का मतलब ये होता है। अभी 4 पॉइंट हो गए ना, अभी 5वां पॉइंट देखते हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल मतलब क्या होता है, देखते हैं। पीपल एज अ कलेक्टिव एंटिटी come into being only through the basic constitution. It is by agreeing to a basic set of norms, but about how one should be governed, who should be governed, that one forms a collective identity. पीपल को एज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी आने के लिए बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जाना पड़ेगा। मतलब क्या होता है, अभी देखिए, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, एज एन इंडियन ही आपकी आइडेंटिटी हो जाती है, कलेक्टिव आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी बोलते हैं उसे। अभी हमारे इतने डिफरेंट कंसेप्शन है कि भाई रिलीजन है, ये है, अलग अलग कास्ट है, ट्रेडिशन है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारी एक आइडेंटिटी क्रिएट नहीं होती, हम अलग अलग आइडेंटिटी से हम रिलेट कर पाते हैं। जैसे कोई अलग अलग रिलीजन का रह सकता है, कोई अलग रेस का रह सकता है, अलग कास्ट का रह सकता है, पर अलग अलग डिफरेंट कंसेप्शंस रहते हैं हर एक के। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं होता है एज अ पीपल, हमें कलेक्टिव आइडेंटिटी को, एक फंडामेंटल आइडेंटिटी एज अ पीपल हम देख नहीं पाते, तो वो डिटरमाइन करता है इसमें। मेन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी क्या फंक्शन रहते हैं इसमें। पहला फंक्शन, ये इस पर क्वेश्चन पूछा है बाय द वे यूपीएससी ने, कि फंक्शन क्या रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, मेन फंक्शन क्या रहते हैं। तो पहला फंक्शन है बेसिक रूल सेट करना, मिनिमल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अमंग्स मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। दूसरा, स्पेसिफाई करता है पावर किसके पास होनी चाहिए और गवर्नमेंट कैसी कॉन्स्टिट्यूट की जाए। थर्ड, लिमिट करता है गवर्नमेंट को ताकि इंपोज ना करे सिटीजन पर, हमने ये सब पढ़ा है। फोर, एनेबल करता है गवर्नमेंट को कि भाई एस्पिरेशंस जो भी है सोसाइटी को फुलफिल करे, ये हमने अभी तक जितना पढ़ा है वो सब था। अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अभी ये क्या है, मेरे हिसाब से काफी बड़ा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग पॉइंट से हम जाएंगे, कोशिश करेंगे। थोड़ा बड़ा हो सकता है चैप्टर, पर आप अच्छे से सुनिएगा। बस एक ही पेज हुआ है, मुझे लगा 2 पेज हुए हैं। चलो ठीक है। The authority of the constitution. In most countries, constitution is a compact document that comprises a number of articles about the states, specifying how the states to be constituted and what norms should follow. अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सब ज्यादातर कंट्रीज में एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है जहां पर आर्टिकल्स लिखे गए कि स्पेसिफाई किया गया कि भाई स्टेट्स को क्या करना चाहिए और क्या कौन से नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए। कुछ कुछ कंट्रीज में जैसे यूनाइटेड किंगडम, उन्हें उनके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। रादर उनके पास क्या है, एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट और डिसीजन है कि भाई वो टेकन कलेक्टिवली, उसको उनको बोला गया है, मतलब किधर किधर रिटर्न है, किधर किधर अनरिटर्न है। ठीक है। इट टॉक्स अबाउट अभी मोड ऑफ प्रोमulgेशन, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ऐसे कौन से फैक्टर्स है जहां पर हमें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवली काम कर पा रहा है, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अभी मोड ऑफ प्रोमulgेशन, प्रोमulgेशन का मीनिंग क्या है, चलो देख लेते हैं। टू प्रमोट और मेक वाइडली नोन, मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। इट टॉक्स अबाउट हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग, हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द लिमिट ऑफ देयर अथॉरिटी। अभी ये क्या है कि ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, किसने क्राफ्ट किया और इनकी लिमिट क्या अथॉरिटी है। In many countries, constitution remain defunct because they are crafted by military leaders or leaders who are not popular and don't have the ability to carry the people with them. अभी देखो प्रॉब्लम क्या आता है, बहुत सारे ज्यादा कंट्रीज में, हमारा नेबरिंग कंट्री देखो, तो उसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, उसे बोलते हैं डिफंक्ट। ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो बनाया गया रहता है वो कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो बनाया गया रहता है मिलिट्री लीडर्स द्वारा, या फिर जो लीडर्स जो पॉपुलर नहीं है या फिर उनको इतनी समझ नहीं है कि हमें लोगों को लेके कैसे चलना है, तो वो ज्यादा काम नहीं करता और वो कुछ भी कूप वगैरह कुछ भी करते रहते हैं, मतलब जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से ढंग का नहीं है तो उनका हाल देखिए कैसा हो रहा है। सम सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, जो आफ्टर पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स के बाद, अभी देखो कुछ कुछ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन कब होते हैं, जब उनको
अहमियत पता चलती है जाकि मतलब जैसे देखा जाए तो हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए। हमने इतना लंबा नेशनल स्ट्रगल किया, उसके बाद हमने हमारे को पता चला कि भाई हमारे पास क्या-क्या फ्लॉज़ है, तो उसको कैसे कवर करें और उसको आगे लेके कैसे जाएँ। तो उसके हिसाब से हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ताकि हमारे को समझे कि भाई देश ऐसा नहीं चलना चाहिए और ऐसे चलना चाहिए। तो उसमें सक्सेसफुल कौन से आते हैं? साउथ अफ्रीका और इंडिया आते हैं। सम कंट्रीज़ आर सब्जेक्ट टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन फुल फ्लेज्ड रेफरेंडम फॉर ऑल। अभी देखो, ज़रूरी नहीं कि सभी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो कुछ-कुछ कंट्रीज़ में क्या रहता है, जैसे आई गेस स्विट्ज़रलैंड में है या कुछ तो और कंट्रीज़ में है, तो वहाँ पर रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम मतलब क्या? कोई भी मेजर इश्यू आ गया, समझो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने चाहिए या नहीं चाहिए, तो अभी ये सीधा वोट करते हैं पब्लिक में, तो सीधा पीपल का वोट लेते हैं कि भाई ये डिसीजन मेकिंग में। ये क्लियर है? मोड ऑफ वाइडली नोन के लिए। अभी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन देखते हैं। ये फॉर्मली क्रिएट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा बिटवीन दिसंबर 1946 से लेकर 49 तक, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल, कुछ तो 18 महीने और 10 दिन ऐसा कुछ तो था, वो हम देखेंगे डेट क्या है। तो 3 साल का एवरेज स्पैन पकड़ के चलिए। तो किसने फॉर्म किया था? हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये क्या है आप टेंशन मत लीजिएगा, हम हिस्ट्री लेक्चर में पढ़ेंगे। नेशनल मूवमेंट हो गया, बहुत बड़ा नेशनल मूवमेंट चला, उसके बाद हमने अलग-अलग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी को अलग-अलग सेक्टर्स को हमने साथ में जोड़कर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया। फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड नेशनल कंसेंसस एट द टाइम। एनॉर्मस पब्लिक अथॉरिटी इट हैड द कंसेंसस बैकिंग ऑफ लीडर्स हू वर देयर themselves wanted to subject to referendum. The people adopted each other by voting for referendum, therefore the authority of people who enact the constitution has determined its parts of process. अभी देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन का देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया, 3 साल तक बनाते रहे हम। हर एक इश्यू पर हमने डिस्कशन किया, वोट किया और फिर हमने वो जो भी प्रोविजन रहेगी, फंडामेंटल राइट हो, डीपीएसपी हो, जो भी प्रोविजंस रहेंगे हमने उसमें डाले हैं। और हमारे को जरूरत नहीं पड़ी कि भाई ये अभी ये इश्यू है तो हमें लोगों के ऊपर देना चाहिए कि भाई इस पर वोट कर या नहीं, तो जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे जो लीडर्स थे वो पहले से ही पॉपुलर थे, प्लस उनके ऊपर पूरा भरोसा था लोगों का। सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अभी अलग-अलग प्रोविजंस कौन से? हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन, नो कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा ठीक। achieves perfect justice, it is one people that project of processing justice, for example, people have no reason to worry if their identity is being stipulated. अभी अलग-अलग प्रोविजंस भी है इसमें। अभी इसमें क्या बोला है? हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हॉलमार्क क्या रहता है? मतलब एक गारंटी क्या रहती है सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की? ताकि वो जो भी सोसाइटी में है, तो उनको सभी को कोई ना कोई तो रीजन दे कि वो अपने प्रोविजंस को माने। और कोई भी नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव्स परफेक्ट जस्टिस बाय इट हैज टू कन्विंस पीपल दैट इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर बेसिक। अभी देखो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन खुद से परफेक्ट जस्टिस दे नहीं पाता है, जब तक वो कन्विंस नहीं कर पाता पीपल को कि उनके पास एक फ्रेमवर्क है बेसिक जस्टिस पाने का। मतलब मिनिमम बेसिक जस्टिस तो उनके पास रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब ग्रुप विल हैव नो रीजन टू अबाइड बाय इफ देयर आइडेंटिटी इज बीइंग स्टिपल्ड। अभी देखो, अभी समझो कोई एक ग्रुप है, उसके पास कोई रीजन ही नहीं रहता है कि वो अपने रूल्स फॉलो करे, अगर उसको उनको लगा है कि भाई उनकी जो आइडेंटिटी है उनकी खतरे में आएगी, तो वो क्यों फॉलो करेगा, है ना? तो वो प्रिजर्व करने का बात जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। मोर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर, द मोर लाइकली इट इज टू सक्सीड। जितना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व करेगा फ्रीडम और इक्वालिटी उनके मेंबर्स की, उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस है। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, ये सबसे डिफिकल्ट था कि बैलेंस बनाए रखना इंस्टीट्यूशनल डिजाइन में। अभी क्या है हम देखते हैं। अभी नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रैगमेंट पावर इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली। अभी कोई भी सिंगल ग्रुप जो रहेगा वो सबवर्ट नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन को। मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशन के नीचा नहीं दिखा सकता, इन शॉर्ट। चेक्स और बैलेंसेस रहना चाहिए। चेक्स और बैलेंसेस मतलब क्या रहता है? इट एंश्योर्स दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूट एक्वायर्स मोनोपोली ऑफ पावर, दिस इज ऑफन डन बाय फ्रैगमेंटिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। अभी देखिए, समझो अभी मान लीजिए पार्लियामेंट है, ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूशन है लॉ मेकिंग का। तो वो बोलता है कि भाई मेरे पास लॉ मेकिंग पावर है, तो मैं ही अहम ब्रह्मास्मि हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ। तो ऐसा होने लग गया तो फिर हो गया, काम ही हो गया, मोनोपोली आ गई, खत्म। पावर का इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा आने लग गया, करप्ट मतलब पावर का फ्रेगमेंटेशन भी हो जाता है और डिग्रेड होने जाती है सोसाइटी हमारी। तो वो ना हो इसलिए हमने क्या किया? चेक और बैलेंसेस रखा। अगर इसकी पावर बढ़ रही है तो एक कुछ ना दूसरी अथॉरिटी रहेगी, भाई तुम ज्यादा कर रहे हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये दबाए। अगर समझो ये अथॉरिटी उड़ने लगी तो तीसरी अथॉरिटी रहेगी, ये बोलेगी कि भाई तुम नहीं कर सकते ऐसा। तो ये जो चेक्स और बैलेंसेस है वो लाना इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हॉरिजॉन्टली फ्रैगमेंट्स पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी फॉर इंश्योरिंग अदर इंस्टीट्यूशन कैन चेक ट्रांसग्रेशंस ऑफ अदर। वही बोला मैं, अगर लेजिस्लेचर उड़ी मारने लग गया तो जुडिशरी बोलेगा कि भाई लेजिस्लेचर आपके पास नहीं है। एग्जीक्यूटिव उड़ी मारने लग गया तो बोलेगा लेजिस्लेचर। इवन जुडिशरी दोनों पर चेक रख सकता है, लेजिस्लेचर दोनों पे चेक रख सकता है। जैसे कि लेजिस्लेचर जुडिशरी पे कैसे चेक रखेगा? जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं तो लेजिस्लेचर थ्रू जनरली टीम, आई गेस कमेटी बिठाई जाती है, तब जुडिशरी में जजेस अपॉइंट हो सकते हैं। It must strike the right balance between certain values, norms, procedures, authoritative, and allow enough flexibility in its operation to adapt to changing needs and circumstances. एक तो बात कि भाई एक राइट बैलेंस होना चाहिए
जो भी सर्टेन वैल्यूज नॉर्म्स रहेंगे, और उतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहनी चाहिए कि भाई उतना चेंजिंग नीड्स जो रहेगी हमारे उसके हिसाब से अडेप्ट किया जाए। चेक्स एंड बैलेंस समझा। अभी इश्यूज क्या आते हैं अभी इसमें? टू रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, टू फ्लेक्सिबल। अभी प्रॉब्लम क्या है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? इजीली चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है। और टू फ्लेक्सिबल मतलब क्या? बार बार चेंज कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन विल गिव नो सिक्योरिटी प्रोटेक्ट और आइडेंटिटी ऑफ पीपल। अभी बार बार ही चेंज कर रहे तो समझ में नहीं आ रहा कि कितना फॉलो करे क्या नहीं करे। तो ये जो क्या प्रॉब्लम आता है, तो सिक्योरिटी वाला सेंस नहीं देता है कि हम सिक्योर है भी या नहीं। और प्रेडिक्शन भी डिफिकल्टी हो जाती है कि भाई हमें करना क्या चाहिए, फिर अगर ये नहीं करेंगे तो फिर दूसरा लॉ लेके आ रहे। इवन क्वेश्चन भी पूछे थे यूपीएससी ने, इफ देर इज नो लॉ और लिबर्टी देन व्हाट विल हैपन, ऐसा कुछ तो था, मेरे हिसाब से याद नहीं आ रहा है। ये पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। इसलिए ये इतने से पढ़ के आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ये क्रक्स ही है। ये नोट्स जो है वो क्रक्स है, ठीक है। आपको पूरी कथा पूरी इसमें ही पढ़नी पड़ेगी। इसमें एनसीईआरटी में कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। Indian Constitution is described living document by stacking billions between constitution and provincial nonsense constitution. Constitution has ensured that it will survive the document respected by people. अभी देखो लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा गया है? लिविंग मतलब क्या? जिंदा रह रहा है। मतलब क्या? अगर हमने बनाया 49 में कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी तक जिंदा कैसे है? क्योंकि हमारे जो नीड्स है, जो भी प्रोविजंस की हमें जरूरत है आज के टाइम में, उसके हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा बहुत भी चेंज करके हमारे जो नीड्स है उसके हिसाब से हम रख सकते हैं। इसलिए इसको कहा गया है लिविंग डॉक्यूमेंट। अभी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। इट वॉज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जैसे मैंने बताया फर्स्ट सीटिंग हो गई थी 9 दिसंबर 1946 में। ये प्रीलिम्स में आ सकता है कि पहली सीटिंग कहाँ पर हुई थी। रीअसेंबल्ड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947, ठीक है। अभी मेंबर्स कौन थे? कौन से एक्ट से आया गया? कंपोजिशन क्या था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल क्या थे? हेल्दी डिबेट कैसे होते थे? मेंबर्स कौन से एंगेज थे? प्रोसीजर क्या थी? इनहेरिटेंस कैसे हुआ नेशनलिस्ट मूवमेंट का? और ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कैसे किए गए? और प्रोविजंस क्या क्या लिए गए हमने अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से, वो भी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। हाँ। अभी मेंबर्स कौन थे असेंबली के? ये ना तो इलेक्टेड थे यूनिवर्सल से, ना ही चोजन थे इनडायरेक्ट इलेक्शन से। मतलब ये चोजन किए गए थे इनडायरेक्ट इलेक्शन थ्रू बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड नेशनल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अब इसका क्या मतलब हुआ? अभी जो मेंबर्स थे वो सीधी तरह वोट करके सीधा हमने, अभी ये लोग हैं इन्होंने वोट किया और ये सीधा अंदर है, ऐसा नहीं था। इनडायरेक्ट इलेक्शन था। अभी ये जिन्होंने वोट किया है, ये जो भी कैंडिडेट्स है वो इनडायरेक्टली बोलेंगे कि भाई इसमें से इतने लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रहेंगे। और ये हमने एस्टेब्लिश किया है कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, याद रखना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज्ड रफली अलोंग द लाइंस सजेस्टेड बाय द प्लान प्रपोज्ड बाय द कैबिनेट नोन एज कैबिनेट मिशन। अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कंपोज जनरली रफली अगर देखा जाए तो कौन से लाइंस पे था, मतलब किसके वजह से एक रफ आइडिया मिल गया था कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसी होनी चाहिए, तो वो था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन याद रखना। Each province and each princely state or group of states were allotted seats proportional to their respective population, roughly in the ratio of 1:10 lakh. 10 lakh ही। As a result, the provinces were to elect 292 members, while the princely states were allotted 93 members. अभी देखिए, हर एक प्रोविंस और एक प्रिंसली स्टेट को या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट्स को अलॉट किए गए थे सीट्स। अभी सीट्स कैसे अलॉटेड करते हैं? तो उनके पॉपुलेशन के हिसाब से जनरली रफली रेशियो क्या रखा था? एक रहना चाहिए 10 लाख में से। तो वैसा देखा जाए तो प्रोविंसेस में कितने थे? 292, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट्स में कितने थे? 93। सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द थ्री मेन कम्युनिटीज। जैसे तीन मेन कम्युनिटी थी, मुस्लिम, सिख और जनरल, इन प्रोपोर्शन टू द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, ठीक है। उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उन्होंने किया था। मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये हम पढ़ेंगे आगे। ये क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल मतलब क्या? प्रोपोर्शन के हिसाब से। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है वो भी हम देखेंगे आगे। आगे किसमें है शायद इसमें। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वाज टू बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशन। कंसल्टेशन थ्रू ही ये मेथड ऑफ सिलेक्शन होता था। अभी कंपोजिशन कैसा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? इट वाज अ consequence of partition under the plan of 3 June 1947. Members elected from territories which fell under Pakistan ceased to be members of the constitution and their members in the assembly was reduced to 99. देखिए, एक तो बात, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी वो पार्टीशन के बाद बनी थी, जो कि प्लान था 3 जून 1947 के बाद। अभी मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम टेरिटरीज व्हिच फेल अंडर पाकिस्तान सीज टू बी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अभी देखो जो जो मेंबर्स टेरिटरीज में बन रहे थे तो वो पाकिस्तान के अंडर आ रहे थे, इसलिए वजह से क्या हुआ, तो जो पूरा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होने वाली थी तो उससे रिड्यूस हो गया नंबर 299 तक, ठीक है। 299 तक आ गया था।
भी इतने मेंबर्स थे, बाकी मेंबर्स कहाँ गए? पाकिस्तान में गए। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड 284 मेंबर्स वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन 24 जनवरी 1950 एंड अपेंडेड देयर सिग्नेचर टू कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली पास्ड। अभी देखो 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे 24 जनवरी 1950, फाइनल सिग्नेचर तभी पास हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली फोर्स में कब आया? तो 26 जनवरी से फोर्स में आया, इसलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कुछ प्रोविजंस जो थे वो 49 में ही लागू किए गए थे, और जो कुछ कुछ बचे हुए थे वो थोड़ा सा डिस्कशन करना बाकी था, इसलिए उन्होंने थोड़ा टाइम लेके फिर 2 महीने के बाद फिर जनवरी में 1950 में हमने फाइनली फुल फोर्स में काम हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का। अभी रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, मतलब क्या? सभी रिलीजन्स के जो जो था उधर रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। एडिशन में असेंबली है 28 मेंबर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, उसके साथ साथ 28 मेंबर्स थे एससी के। इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस डोमिनेट द असेंबली, ऑक्यूपाइज मैनेज्ड 82% ऑफ द सीट्स। अभी ऑब्वियसली कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी, उसको 82% से सीट्स मिल गए थे असेंबली में आफ्टर पार्टीशन। प्रिंसिपल ऑफ डिलिबरेशन ये क्या है? अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट कम्स फ्रॉम द प्रोसीजर अडॉप्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वैल्यू इट्स मेंबर्स ब्रॉट टू द डिलिबरेशन। Interest of whole nation. It was desirable that diverse section of society participate not only as a representative of the each member deliberated upon the constitution that representation of the whole nation. देखो हमारे जो भी प्रिंसिपल्स है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने पूरे अच्छे से बखूबी से इसमें डाले थे, जो भी वैल्यूज थे, जहाँ होल नेशन का जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रहे। बाद में हेल्दी डिबेट भी होने लग गए थे, जो भी इश्यूज था ऐसे नहीं कि था भाई अच्छा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी लाना है या नहीं, हाँ लाना है चलो ले लो, ऐसे नहीं कर रहे थे आप। वाई एंड हाउ में खेल रहे थे कि भाई ये लाना है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। जैसे यूनिवर्सल बस एक ही प्रोविजन था, मैंने जैसे बताया यूनिवर्सल जो सफरेज था वो पास किया गया था बिना किसी डिबेट के, ठीक है। बस इतना ही प्रोविजन था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, ज्यादा सोचा नहीं। इसमें क्या था यूनिवर्सल सफरेज मतलब क्या 18 साल मतलब पहले 21 था, फिर 18 क्या था 61st अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। वो हम देखेंगे आगे कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे। तो 18 साल की उम्र में आप वोटिंग कर सकते हैं, ये बाद में चेंज किया गया पर पहले 21 था। तो ये एक ही प्रोविजन है जहां पर ये बोला गया कि भाई बिना डिबेट के इन्होंने पास किया था। Members were engaged in public reason, emphasis on discussion, reason, argument. They did not simply advance their own interest, but gave principled reasons to other members for their positions. The voluminous debates in the Constitution, debating and scrutinizing each clause of the Constitution, tribute to public reason at its best. These will deserve to be memorialized. One of the most significant in the history of Constitution. अभी देखो हमने एक प्रोविजन लाया, समझो फंडामेंटल राइट। अभी ये क्यों आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सीधा पूरा डिबेट अच्छे से होता था, तब जाके एक रीजन आर्ग्यूमेंट देते थे कि भाई ये होना चाहिए और क्यों होना चाहिए अदर मेंबर्स के लिए भी। और ये वॉल्यूमिनस डिबेट चलते थे, बहुत लंबे लंबे डिबेट चलते थे ये। फिर प्रोसीजर्स, अभी प्रोसीजर कैसी थी? मंडेन प्रोसीजर ऑफ द असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर कमिटीज, 8 मेजर कमिटीज थे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और बी आर अम्बेडकर चेयर्ड दिस कमिटीज। जनरली मेजर मेजर जो कमिटीज थे वो इन्होंने किया था, हम देखेंगे कौन सी कमिटीज थे। भले उनके डिफरेंसेस अलग रह सकते हैं पर फिर भी वो एक साथ काम कर रहे थे। जैसे कि अंबेडकर वाज अ बिटर क्रिटिक ऑफ द कांग्रेस एंड गांधी एंड अक्यूजिंग देम ऑफ नॉट डूइंग इनफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। अभी देखो अंबेडकर जी जो थे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे गांधी जी और कांग्रेस को कि क्योंकि जो अपलिफ्टमेंट था शेड्यूल कास्ट का उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। पटेल और नेहरू भी अलग अलग इश्यूज पर एग्री नहीं कर रहे थे। अलग अलग कमिटीज जो थे ड्राफ्टेड पॉलिटिकल प्रोविजन देन सब्जेक्ट टू डिबेट बाय द एंटायर असेंबली। अभी देखो कुछ कुछ ऐसे इश्यूज थे जो पूरी असेंबली ही डिस्कस कर पा रही थी। फिर अटेम्प्ट टू रीच सेंसस। अभी अभी इतना डिबेट हो गया, अभी सेंसस लाना है, मतलब सेंसस इन द सेंस कंसेंसस, मतलब क्या अभी कितने किसकी कितनी राय है, कौन सहमत है कौन नहीं सहमत है, वो सब्जेक्ट टू वोट करते थे। एवरी सिंगल आर्ग्यूमेंट क्वेरी और कंसर्न वाज रिस्पॉन्डेड विद ग्रेट केयर एंड राइटिंग, ठीक है। बहुत अच्छे से बारीकी से पूरा एक और एक आर्ग्यूमेंट अच्छे से कंसर्न करके ही उसके ऊपर वोटिंग किया जाता था। द असेंबली मेट फॉर 166 डेज स्प्रेड ओवर 2 years and 11 months, ठीक है। 2 साल 11 महीने तक हम मिलते गए, टोटल देखा जाए तो 166 डेज तक, ठीक है। छुट्टी वगैरह छोड़ के सेशन और ओपन टू प्रेस एंड पब्लिक अलाइक, ठीक है। उसके सेशन जो भी रहेंगे वो पब्लिक के लिए ओपन थे। इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, कंसेंसस मेन प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी किसके ऊपर कंसेंसस था? गिविंग कांक्रीट शेप एंड फॉर्म, नेशनल मूवमेंट हैड डिबेटेड मेनी क्वेश्चन दैट वर लेड टू मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर्स प्रोड्यूस्ड इन द। हमारा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था तो वो एक बेस बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, क्योंकि जो जो प्रोविजंस हमने अभी तक मांगे थे ब्रिटिशर्स से तो वो प्रोविजंस हमने इंक्लूड किए थे इसमें। जैसे कि हमारे को हमारे इंडियन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हर एक सोसाइटी का सेक्शंस के हमारे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो वो सब जो था वो अच्छा शेप दे रहा था हमारे जो भी प्रिंसिपल्स थे नेशनलिस्ट मूवमेंट में। तो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट हमारा बहुत सारा हेल्प किया कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। बेस्ट समरी ऑफ द प्रिंसिपल्स। अभी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक जो था वो एम करता था असेंबली के एम्स को, ठीक है।
असेंबली के क्या एम होने चाहिए वो डिफाइन किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने। ये किसने मूव किया गया था? तो नेहरू जी ने मूव किया था 1946 में। इसमें बोला गया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज और एस्पिरेशंस क्या होने चाहिए। Based on this resolution, the Constitution gave institutional expression to these fundamental commitments, equality, liberty. Our Constitution, moral commitment to establish a government that fulfill the promise that national movement held before the people. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक मॉरल कमिटमेंट देता है कि एक एस्टेब्लिश किया जाए गवर्नमेंट जो कि फुलफिल करेगा प्रोमिस जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट ने पहले पीपल से उन्होंने मांगा था। क्लियर है? तो एक बेस बनाया गया था। अभी मेन पॉइंट्स क्या थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, तो वो हम देख सकते हैं, पढ़ लेना एक बार क्या थे। तो वही वही मोटा मोटा तौर पर तो हमारा जो मेजर मेजर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वही उन्होंने ज्यादातर तो बातें की है। अभी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट देखते हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या था? गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक कमिटेड टू वेलफेयर ऑफ द पीपल। वही बेसिक प्रिंसिपल है भाई, वेलफेयर होना चाहिए और डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। इसमें कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, यही आपको रिवाइज करना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवनेस डिपेंड्स अपॉन बैलेंस अरेंजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव रहना है, मतलब इफेक्टिवनेस से काम करना है, तो बैलेंस अरेंजमेंट होना चाहिए इंस्टीट्यूशन का। जैसे मैंने बताया, एक राइट बैलेंस होना चाहिए। लर्न फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर कंट्रीज। जो भी हमने अभी बोलते हैं, हमने अलग अलग प्रोविजंस हमने अलग अलग कंट्री से लिए हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स जो लिया है यूएसए से, फंडामेंटल ड्यूटी लिया है हमने रशिया से। तो उन्होंने क्या गलती की और उधर कैसे सुधार किया। दूसरों की गलती से अगर हम सीखते हैं, अभी मैंने जो भी गलती की रहेंगे तो मैं आपको वो बताऊंगा। अगर मेरी गलती से आप सीखते नहीं हो तो फिर आपका मतलब उतना प्रोग्रेस तो होएगा ही नहीं, आप वहीं पर स्टक हो जाओगे। नॉट इमिटेशन, ईच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू बी डिफेंडेड ऑन ग्राउंड दैट इट वाज सूटेड टू इंडियन प्रॉब्लम्स एंड एस्पिरेशन। हम इमिटेट नहीं कर रहे। अभी देखो वेस्टर्न कल्चर हमारा कैसे चल रहा है कि हम अभी जीन्स पहन रहे हैं, कोट पहन रहे हैं। अभी भाई इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, सब ट्रॉपिकल इन द सेंस, आधा ट्रॉपिक्स में आधा ऊपर है। तो हमारे इधर बहुत ज्यादा गर्मी है और अगर हम थ्री पीस सूट पहनने लग गए, इधर ही बाहर घूमने लग गए, तो हो गया काम, हम इमिटेट कर रहे हैं उनको। हम ये समझ नहीं पा रहे कि भाई हमारे लिए जो थिन थिन क्लोथिंग ही सही है हमारी इसमें। तो वो हम इमिटेट नहीं कर रहे। हमारे जो इंडियन प्रॉब्लम्स है, हमारे जो एस्पिरेशन है, उसके हिसाब से हमें क्या सूट लगता है वो हमने लिया है। अभी हमने अलग अलग कहाँ कहाँ से लिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा जूम इन करता हूँ मैं। तो हम पहले देखते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। पहला, फर्स्ट पास द पोस्ट, ये याद रखना बस, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी देखो ब्रिटिश ने हम पर रूल किया है तो हमारे जो भी उनके इंपॉर्टेंट वैल्यूज थे हमने वो उठाए। रूल ऑफ लॉ, स्पीकर का इंस्टीट्यूशन, उसका रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये लिया है हमने। और भी लिया है पर वो आगे के यूपी लक्ष्मीकांत के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आयरिश से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी लिया है। फ्रेंच से हमने क्या लिया? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। कनाडा से हमने क्या लिया है? कॉस्टिव फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रेसिडुअल पावर्स। यूएसए से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट, जैसे मैंने बताया, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया रहेगा। नहीं नहीं समझ में आया फिर से आप एक बार देख लीजिए। उसके पहले आप पूरा चैप्टर पढ़ लेना, फिर ये लेक्चर देखना, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर। जय हिंद।